बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे ये है निलपोटेंट ग्रुप्स। आप जानते हैं कि पिछले 2-3 लेक्चर से हम सेंट्रल सीरीज़, लोअर सेंट्रल सीरीज़ के मुतालिक कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और हमने ये देखा था सेंट्रल सीरीज़ में कि हर ग्रुप में एक ऐसी नॉर्मल सीरीज़ जिसके अंदर हमारे पास दो खास किस्म की खूबियाँ आ जाएं। एक क्या था कि हर एक जो टर्म है नॉर्मल सीरीज़ की वो अपने ग्रुप में क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और दूसरा नॉर्मल फैक्टर्स के हवाले से बात थी। तो जब वो नॉर्मल सीरीज़ हमारी इन दोनों खसूसियात को फुलफ़िल कर लेती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या बन जाती है, सेंट्रल सीरीज़। फिर हमने सेंट्रल सीरीज को डिफाइन करने के बाद एक और ख़ास किस्म की सीरीज डिफाइन की थी जिसको हमने बोला था लोअर सेंट्रल सीरीज। और आप जानते हैं कि ये ख़ास किस्म की सीरीज थी जो बेसिकली कम्यूटेटर्स के हवाले से हमने बनाई थी। और इसमें हमने जो ख़ास किस्म के कम्यूटेटर्स लिए थे वो क्या थे कि गैमा आई ऑफ जी बराबर था किसके, कम्यूटेटर गैमा आई माइनस वन ऑफ जी, और जी टाइप के कम्यूटेटर्स थे। और यहां से जो हमने सीरीज बनाई थी वो हमारे पास क्या बनी थी कि जी बराबर हमने क्या ले लिया था, गैमा नॉट ऑफ जी। ये कंटेन करता है किसको, गैमा वन ऑफ जी को, और ऐसे ही ये कंटेन कर देता है गैमा के ऑफ जी को विच इज इक्वल्स टू ई। और हमने कहा था कि ये सीरीज हमारे पास क्या बन जाती है, लोअर सेंट्रल सीरीज बन जाती है। फिर हमने एक रिलेशनशिप स्टडी किया जिसमें हमने साबित किया था कि हर लोअर सेंट्रल सीरीज जो सी है वो हमारे पास क्या बन जाती है, सेंट्रल सीरीज बन जाती है। और फिर इस बात को हमने एक Q8 की एग्जांपल लेके भी सॉल्व किया था कि कैसे हमने Q8 की एक लोअर सेंट्रल सीरीज को सेंट्रल सीरीज साबित किया था। अब आज की गुफ्तगू में हमने डिफाइन करने हैं कि निलपोटेंट ग्रुप से क्या मुराद है, और इस खास किस्म के ग्रुप्स को डिफाइन करने के लिए हमें इन्हीं दोनों बुनियादी बातों की जरूरत है जो हमने अभी पढ़ी, यानी कि सेंट्रल सीरीज और लोअर सेंट्रल सीरीज। आइए डिफाइन करते हैं कि निलपोटेंट ग्रुप से क्या मुराद है। अ ग्रुप G is called nilpotent if G has a central series। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बिल्कुल जैसे हमने सॉल्युबल ग्रुप्स को डिफाइन किया था। हमने वहां पर क्या कहा था, अ ग्रुप G is said to be soluble if G has a soluble series। बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर हम यहाँ क्या कह रहे हैं, अ ग्रुप G is nilpotent, हम ग्रुप G को बोलेंगे nilpotent if G has a central series। G में हमारे पास क्या मिल जाए, एक सेंट्रल सीरीज मिल जाए, कोई एक मिल जाए, कम से कम एक मिल जाए, एक से ज्यादा भी मिल सकती हैं लेकिन हमें तलाश कितनों की है, कम से कम एक की है। अगर हमें एक सेंट्रल सीरीज मिल जाएगी तो फिर हम कह देंगे कि ग्रुप किस दर्जे में चला जाएगा, निलपोटेंट ग्रुप में चला जाएगा। ठीक होगी बात। अब इसकी एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन है जो कि रिलेशनशिप जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया कि एवरी लोअर सेंट्रल सीरीज इज अ सेंट्रल सीरीज। इसकी बुनियाद के ऊपर हम निलपोटेंट ग्रुप्स को एक और अंदाज में डिफाइन करते हैं। एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन इसकी फिर क्या बन जाएगी, और अ ग्रुप G is nilpotent if G has a lower
central series. If G has a lower central series, a group G is nilpotent if G has a lower central series. अब क्या फर्क है दोनों तरह की अप्रोचेज में? जब हम G को निलपोटेंट साबित करेंगे वाया सेंट्रल सीरीज, तो हमने G में किस तरह के सब ग्रुप्स का सीक्वेंस चूज करना है जो कि आम सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? जो हम जैसे कहते हैं G कंटेन करता है G1 को, G1 कंटेन करता है G2 को। इट डिपेंड ऑन आवर ओन चॉइस कि हम किस तरह के G's ले रहे हैं। जबकि अगर हम G को निलपोटेंट साबित करने के लिए सेकेंड ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं या लोअर सेंट्रल सीरीज की तरफ से मूव करते हैं, तो अब हम अपनी तरफ से इसके सब ग्रुप्स को चूज नहीं करेंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ग्रुप का G जब हम ले लेंगे, हम G को गामा नॉट ऑफ G के बराबर सपोज कर लेंगे। G हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? गामा नॉट ऑफ G के बराबर आ जाएगा। और फिर अगले सीक्वेंस में अगली टर्म्स को हासिल करने के लिए हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे कि गामा I ऑफ G इज इक्वल्स टू कम्यूटेटर ऑफ गामा I माइनस 1 ऑफ G और G का। इस कम्यूटेटर को हम इस्तेमाल करके इस सीक्वेंस की बाकी टर्म्स को हम क्या करेंगे, हासिल करेंगे। मतलब जब हम इसमें I1 पुट करेंगे तो हमारे पास गामा 1 की वैल्यू आ जाएगी, I2 पुट करेंगे तो हमारे पास गामा 1 की वैल्यू आ जाएगी, I3 पुट करेंगे तो हमारे पास जौन सी सॉरी जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो हमारे पास गामा 1 की वैल्यू आ जाएगी, I2 पुट करने से गामा 2 आ जाएगा, I3 पुट करने से गामा 3 आ जाएगा, और इस तरह की बात आगे क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। और हमने देखा था कि गामा 1 की जो कीमत आएगी वो हमेशा इस ग्रुप का फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप होगा, इस ग्रुप का फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप होगा, ठीक है? और फिर ऐसे हम सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। कहां तक कंटिन्यू करेंगे? जहां पर हमारे पास ये गामा I की सीरीज टर्मिनेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? टर्मिनेट कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ग्रुप जिसमें लोअर सेंट्रल सीरीज टर्मिनेट ना करे, लोअर सेंट्रल सीरीज टर्मिनेट ना करे, तो वो ग्रुप G जो सा होगा निलपोटेंट नहीं होगा। ये बात हम आगे तफसीलन देखेंगे। अभी मुख्तसर से बता दिया कि अगर हम लोअर सेंट्रल सीरीज के हवाले से ग्रुप की निलपोटेंसी को अप्रोच करेंगे तो हम यहां पर कम्यूटेटर्स के थ्रू जाएंगे, और अगर हम ग्रुप के अंदर ग्रुप की निलपोटेंसी को अप्रोच करेंगे सेंट्रल सीरीज के एतबार से, तो अब हम यहाँ पर एक नॉर्मल सीरीज, एक सेंट्रल सीरीज के हवाले से यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। आइए अब हम इस सारी गुफ्तगू को जरा एग्जांपल्स के जरिए भी स्टडी कर लें। एग्जांपल्स देखिएगा, एग्जांपल्स के हवाले से हम इस तरह करते हैं, अपनी गुफ्तगू को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक अबेलियन ग्रुप्स और दूसरे हमारे पास कौन से आ जाएंगे, नॉन अबेलियन ग्रुप्स। अब जो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल, एवरी abelian group G is nilpotent. Every abelian group G is nilpotent. आप जानते हैं कि ग्रुप्स की 5 क्लासेस हैं। क्लास 1 में कौन से ग्रुप्स आते हैं, जो साइक्लिक होते हैं। क्लास 2 में कौन से ग्रुप होते हैं, जो अबेलियन होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हर साइक्लिक तो अबेलियन होता है, लेकिन हर अबेलियन साइक्लिक नहीं होता। जैसे क्लेन 4 ग्रुप है, अबेलियन तो है पर साइक्लिक नहीं है, इसलिए क्लेन 4 ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन में दूसरी क्लास में आएगा। कौन से वाली क्लास में आएगा, अबेलियन ग्रुप वाली क्लास में आएगा। क्लास 3 कौन सी है हमारे पास, सिमेट्री ग्रुप्स। क्लास 4 कौन सी है, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स। और क्लास 5 कौन सी है, डायहेड्रल ग्रुप्स। तो ये 5 क्लासेस हमें याद होनी चाहिए ग्रुप्स के मुतालिक। साइक्लिक ग्रुप्स, क्लास 2 अबेलियन ग्रुप्स, क्लास 3 सिमेट्रिक ग्रुप्स, क्लास 4 ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स
और क्लास 5 डायहेड्रल ग्रुप्स। तो बेसिकली हम जो एग्जांपल्स को यहाँ पर स्टडी करने लगी हैं कमोपेश इसी तरह की गुफ्तगू में ही करेंगे। अब देखिएगा हमने लिखा क्या है कि एवरी अबेलियन ग्रुप जी इज निलपोटेंट, चाहे ग्रुप फाइनाइट हो चाहे ग्रुप क्या हो इनफाइनाइट हो, लेकिन अगर वो अबेलियन है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। जैसे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, आप जानते हो अबेलियन ग्रुप है, इनफाइनाइट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दिस एग्जांपल क्या हो जाएगा, निलपोटेंट। ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन आपका क्या हो जाएगा, निलपोटेंट। R2 अंडर एडिशन, R3 अंडर एडिशन अप टू Rn कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर कॉम्प्लेक्स एडिशन। मैट्रिक्स का जो ग्रुप्स है आप जानते हैं अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, लिहाजा वो क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। ये सारे इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं, ठीक है। अलबत्ता मैट्रिक्स ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन क्योंकि नॉन अबेलियन है तो लिहाजा हम स्ट्रेट अवे उसके मुतालिक ये बात नहीं कर सकते कि ये निलपोटेंट है या नहीं। अलबत्ता अबेलियन ग्रुप के मुतालिक हमने ये बात कर ली कि हर एक अबेलियन ग्रुप ख्वाह वो फाइनाइट हो ख्वाह वो इनफाइनाइट हो हमारे पास क्या होगा, निलपोटेंट होगा। बिकॉज इसकी रीजन देखिएगा, बिकॉज द सेंट्रल सीरीज of G is given by हर अबेलियन ग्रुप निलपोटेंट क्यों होगा, डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या कहा, हर वो ग्रुप निलपोटेंट होगा अगर उसमें हमें एक सेंट्रल सीरीज मिल जाए। बिकॉज अब यहां देखिएगा यहां पे हमें कौन सी सेंट्रल सीरीज मिल रही है, ये देखिएगा ग्रुप G कंटेन करता है किसको, आइडेंटिटी को। किसको करता है, आइडेंटिटी को क्या करता है, कंटेन करता है। तो इसकी ये क्या बन जाएगी, सेंट्रल सीरीज बन जाएगी। क्यों सेंट्रल सीरीज बन जाएगी, आप जानते हैं कि आइडेंटिटी सेंट्रल सीरीज की कितनी शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि हर टर्म अपने ग्रुप में क्या हो, नॉर्मल हो। तो आप जानते हैं कि आइडेंटिटी सब ग्रुप जो सा है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट या ट्रिवियली जी में क्या होता है, नॉर्मल होता है। और दूसरी शर्त कौन सी है कि कोशेंट फैक्टर जो सा है यानी कि जो नॉर्मल फैक्टर है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, सेंट्रल सब ग्रुप बनना चाहिए। अब जरा देखिएगा शर्त नंबर, पहले मैं चलो इन दोनों बातें लिख देता हूं। नंबर 1, आइडेंटिटी इज नॉर्मल इन जी, ये बात हम जानते हैं, आइडेंटिटी इज नॉर्मल इन जी, ऑलवेज नॉर्मल होता है एज अ ट्रिवियल केस। सेकंड कंडीशन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम यहां से नॉर्मल फैक्टर देखते हैं, कौन सा बनता है, नॉर्मल फैक्टर हमारे पास बनता है जी कोशेंट ई। कौन सा बनता है, जी कोशेंट ई, ये बन गया नॉर्मल फैक्टर। अच्छा अब जरा इसके लिए बात करते हैं, तो ये देखिएगा कि अब पहले हमें जी कोशेंट ई का सेंटर निकालना, जी कोशेंट ई का हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। जरा गौर कीजिएगा कि सेंटर ऑफ G कोशेंट E ये किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू आएगा सेंटर ऑफ G। और आप जानते हो अबेलियन ग्रुप के अंदर ग्रुप का सेंटर किसके बराबर होता है, ग्रुप के ही बराबर होता है। सेंटर ऑफ G कोशेंट E बेसिकली किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है, सेंटर ऑफ G के। और अभी चूंकि G अबेलियन है, अबेलियन होने के नाते हम जानते हैं ग्रुप अबेलियन हो तो सेंटर किसके बराबर आता है, ग्रुप के अपने बराबर आ जाता है। और ग्रुप यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, G आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जो हमने G कोशेंट E लिखा है हम इसके मुतालिक भी जानते हैं कि हम यहां से ये बात भी कर सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट, यहां से भी हम क्या बात कर सकते हैं कि G कोशेंट E जो सा होता है ये हमारे पास क्या होता है, आइसोमॉर्फिक किसकी होता है, G की होता है आइसोमॉर्फिक। किसका आइसोमॉर्फिक होता है, G के। तो नॉर्मल फैक्टर कौन सा बना था, G कोशेंट E, जो दरअसल किसके आइसोमॉर्फिक होता है, G के। इधर देखिएगा तो सेंटर ऑफ G कोशेंट E हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, G के बराबर आ जाता है। तो कुल बात हम क्या कह सकते हैं कि जो G कोशेंट E है ये इसके सेंटर का इम्प्रॉपर सबग्रुप बन गया, इसके सेंटर का क्या बन गया, इम्प्रॉपर सबग्रुप बन गया। तो कुल मिलाकर हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं, दैट इज G कोशेंट E is a subgroup of center of G quotient E. G quotient E is a subgroup of center of G quotient E.
तो चूंकि इस सीरीज में एक ही नॉर्मल फैक्टर बनता था और उसके लिए हमने साबित कर दिया कि ये उसका इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन गया, तो कहने का मकसद क्या है कि जो हमारे पास सीरीज है G कंटेन्स E वाली, ये ग्रुप अबेलियन ग्रुप के लिए क्या बन जाएगी, सेंट्रल सीरीज बन जाएगी। नतीजतन जो ग्रुप G है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, निलपोटेंट बन जाएगा। अब जब भी ग्रुप अबेलियन हो, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो क्या हो, इनफाइनाइट हो, हम उसको क्या कह देंगे कि हमारे पास क्या है, निलपोटेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास Z5 है, Z6 है, Z7 है, ठीक, अगर ये साइक्लिक है, लेकिन है और हर साइक्लिक क्या होता है, अबेलियन होता है। ये भी बात अभी हम कर लेंगे। इसके अलावा क्लेन 4 ग्रुप आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास कैसा ग्रुप है, अबेलियन है, लिहाजा हमारे पास क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। और इस तरह की आपके पास बेशुमार मिसालें हैं। तो क्या पता है पाया कि हर अबेलियन ग्रुप, ख्वाह वो फाइनाइट हो ख्वाह वो इनफाइनाइट हो, दोनों सूरतों में वो हमारे पास क्या होगा, अबेलियन होगा। ठीक है, तो यहां से आप बेशुमार तरह की एग्जांपल्स बना सकते हैं पर्टिकुलर केसेस के अंदर, चाहे फाइनाइट का। याद रखिएगा कि हर वो सेट जो रिंग बनाता है, जो वेक्टर स्पेस बनाता है, जो फील्ड बनाता है, ऑब्वियसली वो सेट सबसे पहले अबेलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन। वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक सेंट्रल सीरीज में मिलेगी, तो लिहाजा वो ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसके सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं आगे एग्जांपल 2 की तरफ। एवरी साइक्लिक ग्रुप is nilpotent. Every cyclic group is nilpotent. आप जानते हैं हर साइक्लिक क्या होता है, हमारे पास अबेलियन होते हैं, और हर अबेलियन के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, निलपोटेंट होते हैं। जैसे अभी देखिए साइक्लिक है, हम जानते हैं एवरी साइक्लिक इज अबेलियन और एवरी अबेलियन इज निलपोटेंट। एवरी अबेलियन इज निलपोटेंट, तो क्या बात बनी, एवरी साइक्लिक इज निलपोटेंट। हर साइक्लिक हमारे पास क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। फिर वही बात, चाहे ग्रुप फाइनाइट है चाहे ग्रुप हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, अगर तो वो साइक्लिक है, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। तो अगर मैं इन सारी बातों को समराइज करूं पहली दोनों एग्जांपल्स को सामने रखते हुए, तो जो ग्रुप्स की 5 क्लासेस है हमारे पास, पहली कौन सी है, साइक्लिक ग्रुप्स वाली, और दूसरी कौन सी है, अबेलियन ग्रुप्स वाली। तो ये ग्रुप सारी के सारी दोनों क्लासेस में जितने भी ग्रुप्स आएंगे, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, निलपोटेंट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए, अगर मैंने देखना है Z4 के मुतालिक, किसके मुतालिक देखना है, Z4 के मुतालिक, कि क्या ये ग्रुप हमारे पास जो सा है ये निलपोटेंट है या नहीं, तो मैं एक एग्जांपल में आपको तफसीलन करवा देता हूं, दोनों डेफिनेशंस को इस्तेमाल करके, सेंट्रल सीरीज के हवाले से भी और लोअर सेंट्रल सीरीज के भी हवाले से भी। अच्छा, अब आप जरा गौर कीजिएगा, कंसीडर द नॉर्मल सीरीज of Z4 as, consider the normal series of Z4 as, आप कोई सी भी ले सकते हैं। हमें अगर अबेलियन ग्रुप के अंदर एक खूबी है जो, और साइक्लिक क्योंकि अबेलियन होता है, तो ये बात दोनों क्लासेस के लिए ट्रू होगी कि आपको वन लेंथ की सीरीज ही काम दे देगी, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, जा सकते हैं और भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हमारा काम एक सीरीज से ही मुकम्मल हो जाता है तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि फाइंड ऑल सेंट्रल सीरीज ऑफ Z4, तो फिर वो एक अलग सवाल है, ठीक है ना। या फाइंड ऑल अपना लोअर सेंट्रल सीरीज के मुतालिक बात कर ले तो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये कहे कि डिस्कस द निलपोटेंसी ऑफ Z4, डिस्कस द निलपोटेंसी ऑफ Z4, तो फिर आपको, अगर आप सेंट्रल सीरीज की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही सीरीज चाहिए, ठीक है। ये देखिएगा जरा, Z4
कंटेन्स 0। इसको मैंने नंबर 1 कह दिया। आप जानते हैं कि Z4 में आइडेंटिटी का किरदार कौन अदा करता है? 0 का एलिमेंट। तो Z4 कंटेन किसको करेगा? 0 को करेगा। अब ये नॉर्मल सीरीज है, हम जानते हैं, बल्कि ना सिर्फ नॉर्मल सीरीज है बल्कि हमारे पास क्या है? सेंट्रल सीरीज है। आइए जरा मुशाहिदा कर लें इस बात का। पहली बात क्या आ जाएगी हमारे पास कि जो 0 है ये हमारे पास क्या होता है? ऑब्वियसली बाई डिफॉल्ट कह लें या ट्रिवियली कह लें, नॉर्मल होता है किसके अंदर? 0 नॉर्मल होता है किसके अंदर? Z4 के अंदर। सेकंड कंडीशन के लिए आए तो हम यहां से इसका बनाते हैं पहले नॉर्मल फैक्टर। नॉर्मल फैक्टर देखिएगा आपके पास क्या बनता है? Z4 कोशेंट 0। और आप जानते हैं कि किसके आइसोमॉर्फिक आ जाता है? Z4 के। किसका आइसोमॉर्फिक आ जाता है? Z4 के। ठीक है, अब हम जरा यहां पर इसके सेंटर की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ Z4 कोशेंट 0 इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? सेंटर ऑफ Z4। और ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? Z4 के। सेंटर ऑफ Z4 कोशेंट E। अब Z4 कोशेंट E आप जानते हैं कि 0 से कोशेंट हो रहा है। Z4 कोशेंट आइडेंटिटी का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा? Z4 का सेंटर। और Z4 का सेंटर आप जानते हैं बिलियन होने के नाते किसके बराबर आ जाएगा? Z4 के। तो कुल कहानी क्या बन रही है आपके पास कि Z4 कोशेंट 0 जो कि आइसोमॉर्फिक है किसके? Z4 के। ये आपका इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन रहा है किसके लिए? Z4 के लिए। तो लिहाजा हम यहां से क्या बात कर सकते हैं कि दैट इज Z4 कोशेंट 0 is a improper subgroup of center of Z4 quotient 0 is an improper subgroup। improper तो मैं सिर्फ तफसीलन बता रहा हूं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने के लिए हम सिर्फ सब ग्रुप का लफ्ज यूज करेंगे। तो Z4 कोशेंट 0 सब ग्रुप किसका बन जाएगा? सेंटर का। किसके सेंटर का? Z4 कोशेंट 0 के सेंटर का। तो आप देख लिए कि सीरीज नंबर 1 के लिए हमने कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों को सेटिस्फाई करवा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज नंबर 1 हमारे पास क्या बन जाएगी? सेंट्रल सीरीज बन जाएगी। नतीजतन Z4 हमारा क्या बन जाएगा? निलपोटेंट ग्रुप बन जाएगा। आइए अब इसी बात को हम सीखने की या समझने की या विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं लोअर सेंट्रल सीरीज के डेफिनेशन की रूह से भी। जी, अब हम इसी बात को ऑल्टरनेटिवली भी अप्रोच करते हैं। ऑल्टरनेटिवली अब देखिएगा जरा, लेट gamma naught of Z4 is equals to Z4। हमने gamma naught of Z4 क्या रख लिया? Z4। अब जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इन जनरल वो क्या हमारे पास? gamma I of G is equals to gamma I minus 1 of G कोमा G का कम्यूटेटर। अब देखिएगा, अब जो फर्क आने लगा है, अब यहां पर सीरीज बनाने के लिए अगला कौन सा टर्म आएगा वो हम खुद से चूज नहीं करेंगे बल्कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूले से क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब चले हम इस फॉर्मूले में I1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? I1 पुट करते हैं। देन gamma 1 of Z4, gamma 1 of Z4 will be equals to gamma naught of Z4 comma Z4, this will be equals to gamma naught of Z4 की वैल्यू क्या हमारे पास? Z4 comma Z4। अब जब आप इसका कम्यूटेटर निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, आंसर आपके पास आएगा दिस विल बी इक्वल्स टू 0। दिस विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास? 0 का। आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, वही जैसे हम मेथड पढ़ चुके हैं कम्यूटेटर्स को कैलकुलेट करने का।
तो यहां से क्या मतलब बना कि दिस इंप्लाइज दैट गामा 1 ऑफ Z4 हमारे पास किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम आगे गामा 2 कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास यहां पर गामा 1 की जो वैल्यू आई है उसमें जो सब ग्रुप आया वो स्मॉलेस्ट आया, वो हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट आया। अब जब भी मैं गामा अगर 2 पुट करूं I2 के लिए कैलकुलेट करूंगा तो भी मेरे पास क्या जवाब आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा उस ग्रुप की, क्योंकि यहाँ पे Z4 ग्रुप है तो आइडेंटिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 की। अब जरा हम यहाँ से सीरीज बनाते हैं, जरा देखिएगा सीरीज हमारे पास क्या बन रही है, देन द लोअर सेंट्रल सीरीज ऑफ Z4 इज, क्या बनेगी, Z4 इज इक्वल्स टू गामा नॉट ऑफ Z4, ये किसे कंटेन कर रहा, गामा 1 ऑफ Z4 को, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ चुका है, 0 के, विच इज इक्वल टू क्या आ चुका है, 0 के। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि Z4 हमारे पास क्या बन चुकी है, निलपोटेंट ग्रुप बन चुका है। अब एक अहम बात और यहां पे मैं साथ साथ बताता चलूं कि हम इस सीरीज को देखते हुए, यानी कि जो भी लोअर सेंट्रल सीरीज होती है किसी ग्रुप की, हम यहां से ग्रुप की निलपोटेंसी क्लास के मुतालिक बात कर सकते हैं, निलपोटेंसी क्लास के मुतालिक बात कर सकते हैं। अभी उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो हमने अब इस पूरे सिनेरियो में Z4 को निलपोटेंट साबित किया है ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन से, कि हमने यहां पर Z4 के लिए सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन को इस्तेमाल करने की बजाय लोअर सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन को मुंतखब किया। और इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम ये खास किस्म के कम्यूटेटर्स को कैलकुलेट करेंगे, जैसे गामा नॉट ऑफ जी, और यहाँ पर जी का रोल कौन प्ले कर रहा है, Z4, तो गामा नॉट ऑफ Z4 किसके बराबर आ जाएगा, Z4 के। फिर हमने उस फॉर्मूले में I की कीमत 1 पुट की तो आ जाएगा गामा 1 ऑफ Z4, जो हमारे पास क्या आता है, कम्यूटेटर ऑफ Z4 एंड Z4 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, 0 का सेट, 0 के सेट से मुराद का Z4 की आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यानी कि यहां पर हमारे पास टर्मिनेशन आ गया, तो सीरीज क्या बन गई, गामा नॉट ऑफ Z4 कंटेन कर है किसको, गामा 1 ऑफ Z4 को। तो आप जानते हैं कि यहां पर आपके पास ये जो सीरीज है ये टर्मिनेट करने की वजह से लोअर सेंट्रल सीरीज बन चुकी है, और अल्टरनेट डेफिनेशन के मुताबिक ये हम कह सकते हैं कि Z4 इज निलपोटेंट। इसी तरह से हम जो उनका है बाकी अपना जो जितने भी आपके पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स हैं या इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स हैं या बिलियन ग्रुप्स हैं या फाइनाइट बिलियन ग्रुप्स हैं या इनफाइनाइट बिलियन ग्रुप्स हैं, उन तमाम के मुतालिक हमने क्या तय कर लिया कि इन दोनों क्लासेस में आने वाले तमाम के तमाम जो उनसे ग्रुप्स हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास निलपोटेंट ग्रुप हो जाएंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास निलपोटेंसी क्लास ऑफ अ निलपोटेंट ग्रुप, कि किसी भी निलपोटेंट ग्रुप में उसकी निलपोटेंसी क्लास से क्या मुराद होती है। लेट G be a group and G has a lower central series as G is equals to gamma naught of G contains gamma 1 of G contains gamma 2 of G contains gamma K of G is equals to E
gamma k of g is equals to E, यानी कि g बराबर किसकी है, gamma नॉट ऑफ g contains gamma 1 of g contains gamma 2 of g up to so on contains gamma k of g is equals to E। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये g की लोअर सेंट्रल सीरीज है, इट मींस दैट कि g हमारा क्या हो गया, निलपोटेंट हो गया। g हमारा क्या हो गया, निलपोटेंट हो गया। तो फिर हम क्या कहते हैं, द इंटीजर k is called nilpotency class of g। क्या कहते हैं फिर, इंटीजर k को हम क्या बोलते हैं कि ये निलपोटेंसी क्लास है किसकी, g की, या इसी बात को कहने का दूसरा अंदाज, और g इज कॉल्ड निलपोटेंट ग्रुप ऑफ निलपोटेंसी k, और G is called nilpotent group of nilpotency K। क्या मतलब हुआ कि लोअर सेंट्रल सीरीज की जो लेंथ होगी, लोअर सेंट्रल सीरीज की जो लेंथ होगी वो निलपोटेंट ग्रुप की क्या कहलाएगी, निलपोटेंसी कहलाएगी। जैसे भी आपने देखा था कि Z4 की एग्जांपल में लेंथ 1 आई थी, लेंथ क्या आई थी, 1 आई थी। तो हम फिर क्या कहेंगे कि Z4 इज अ nilpotent group of nilpotency 1। Z4 is a nilpotent group of nilpotency 1। तो अभी तक की गुफ्तगू में हमने निलपोटेंट ग्रुप को डिफाइन किया दो अंदाज में, एक सेंट्रल सीरीज के एतबार से और दूसरा लोअर सेंट्रल सीरीज के एतबार से, और फिर इसकी एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया दो क्लासेस के लिए, एक साइक्लिक ग्रुप्स की क्लास के लिए और दूसरा अबेलियन ग्रुप की क्लास के लिए, और उसके मुतालिक हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की और उस एग्जांपल को हमने दोनों अंदाज में विजुअलाइज किया, सेंट्रल सीरीज के एतबार से भी और लोअर सेंट्रल सीरीज के भी इतबार से। और आखिर में हमने क्या बात देखी है कि निलपोटेंसी क्लास से हम क्या मुराद लेते हैं, तो क्या मुराद लेते हैं सादा जुबान में कि जब भी हम इसकी लोअर सेंट्रल सीरीज बनाएंगे तो यहाँ पर जो इंटीजर k होता है, यानी कि जो सीरीज की लेंथ होती है, वो दरअसल हमारे पास क्या आती है, इस ग्रुप की निलपोटेंसी क्लास होती है। ठीक है, और लेंथ निकालने का हमने क्या एक आसान सा मेथड सीखा हुआ है कि जो भी सीरीज होगी उसकी जितने भी टर्म्स हैं उनमें से एक टर्म माइनस कर दें, उनमें से एक टर्म क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये उस सीरीज की क्या बन जाती है, लेंथ बन जाती है, उस सीरीज की क्या बन जाती है, लेंथ बन जाती है। जैसे Z4 में देखा था कुल दो टर्म्स आ रही थी हमारे पास, दो में से एक माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि Z4 जो सा है वो हमारे पास क्या है, निलपोटेंट ग्रुप है, निलपोटेंसी क्लास 1 का। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में निलपोटेंट ग्रुप्स की एग्जांपल्स को विजुअलाइज करेंगे नॉन अबेलियन ग्रुप्स के लिए, यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप्स के लिए, अल्टरनेटिंग ग्रुप्स के लिए और डायहेड्रल ग्रुप्स के लिए।